गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी छात्र छात्राओं का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत लेसन 5 यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर में आपको संक्षिप्त रूप से आनुवांशिकी क्या है, वंशागति क्या है और विविधता क्या है, इन चीज़ों पे डिस्कस किया था। और कुछ मेंडल ने जो कारक शब्द दिया था और उसको कैसे आगे जोहानसन ने जीन शब्द से उसको डिफाइन किया था, और गैरोड वैटसन आदि की चर्चा हमने करी थी। ठीक है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी, और आई होप आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम आगे बात करते हैं मेंडल के प्रयोगों के बारे में। ठीक है, मेंडल के प्रयोग। देखिए, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए कि मेंडल की मृत्यु हो गई थी 1884, तो यानी कि उनकी मृत्यु तक भी उनके प्रयोगों को किसी ने नहीं जाना था। ठीक है, यानी कि उनको उनके प्रयोग को किसी ने उस पर निष्कर्ष नहीं निकाला था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि ये प्रयोग तो पहले हो चुके हैं, मेंडल ने इन प्रयोगों को कर लिया है। तो वो 3 वैज्ञानिक, उन्होंने मेंडल के प्रयोगों को और खंगालना शुरू किया और उस पर कुछ निष्कर्ष निकाले। ये 3 वैज्ञानिक कौन थे? एक तो थे ह्यूगो डी व्रीज, ये हॉलैंड के थे। ठीक है, और इन्हीं डिवरीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तीसरे वैज्ञानिक थे एरिक वॉन सेरमैक, ये भी जर्मनी के थे। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने जब 1900 के समथिंग, यानी कि करीबन 16 साल बाद, लगभग 1900 में इन्होंने ये प्रयोग किए, तो उन्होंने देखा कि मेंडल ने ये प्रयोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, कुछ कमियां उनमें थी, कुछ कमियां तो हम नहीं कहेंगे, जैसे मैंने बताया था पिछले उसमें, जैसे कारक। अब मेंडल ने कहा था कि कुछ कारक ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उनको ये पता नहीं था कि डीएनए है। बाद में जाकर के जैसे जोहानसन है या और भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनका पता करा था। ठीक है, और भी एक कारण ये भी था कि उनकी एक पत्रिका थी, उन्होंने अपने प्रयोगों को एक पत्रिका में प्रकाशित किया था। इन पत्रिका का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल की एक पत्रिका थी, उसी में ही इन्होंने इसको छापा था, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत कम लोग उसको पढ़ते थे। ठीक है, वैज्ञानिकों का ध्यान इसलिए भी इनकी ओर नहीं गया। अब देखिए, कुछ इनके असफलता के कारणों को जान लेते हैं। असफलता के क्या कारण थे? मेंडल के असफलता के कारण
तो मेंडल ने प्रयोग तो अपने करे थे, लेकिन वो वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाए थे। देखिए जैसा कि आजकल देखिए आप कोई भी प्रयोग होता है वो सीधे आपको जो है फेसबुक के थ्रू या कोई इंटरनेट के थ्रू कह लें, हम फेसबुक अगर नहीं भी कहें तो गूगल के थ्रू आप तक वो पहुंच जाता है। क्या उस समय गूगल था? नहीं। तो इस प्रकार यानी हम कह सकते हैं कि जो सोशल साइट्स हैं इनका अभाव था, ठीक है, या हम कह सकते हैं दूर संचार का बहुत अभाव था। इस कारण भी मेंडल के प्रयोगों को कोई नहीं जान पाए थे, ठीक है। दूसरी बात कि जो ये पत्रिका थी इनकी, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस पत्रिका को बहुत कम लोगों ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट इसमें बना सकते हैं। दूसरा, जो मेंडल थे वो सांख्यिकी यानी गणित के टीचर थे, सांख्यिकी के अध्यापक थे, और उन्होंने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी का बहुत प्रयोग किया। जैसे अभी आगे भी आएगा, जैसे उन्होंने रेशियो प्रयोग किया 1:3, ठीक है। मेंडल का जो प्रथम नियम है उसमें 3:1 इस प्रकार से हैं, या 1/2/1 रेशियो। तो इस प्रकार से अब वैज्ञानिकों कहाँ जीव विज्ञान और कहाँ गणित, तो इस प्रकार से बहुत मतलब जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे उन्होंने इसमें कम रुचि दिखाई, और इस एक प्रमुख कारण उनकी असफलता का ये भी था। उसके बाद जब एक बहुत बड़ा कारण है कि जब मेंडल अपने प्रयोगों को कर रहे थे तो उस समय एक बहुत चर्चित विद्वान जो बायोलॉजिस्ट थे उनका नाम है डार्विन। आई होप आपने उन्हें सुना होगा, डार्विन। ये आप जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर आता है आपका विकास, उसमें आता है डार्विन के बारे में, ठीक है। और कोविड-19 के कारण जो है इसको डिलीटेड कर दिया गया था पिछले सत्र में। अब इस सत्र देखते हैं, ये अगर होगा तो आप इसको पढ़ेंगे। तो जो डार्विन थे ये बहुत प्रसिद्ध, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं इसमें चल रही थी और सारे वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन पे ही था, ठीक है। और इन्होंने ये किस पे काम कर रहे थे? नेचुरल सेलेक्शन ऑफ लाइफ पे काम कर रहे थे। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्णवाद इन्होंने दिया है, वर्णवाद। तो इस पे बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे थे। तो डार्विन की ओर ज़्यादा फोकस था और पूरे विश्व में इनकी चर्चा जोर शोरों पे थी डार्विन की। तो ये भी बहुत एक असफलता का कारण है कि इनकी वजह से इनकी ओर, मेंडल की ओर ध्यान नहीं गया, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने जो मेंडल थे इन्होंने एक पौधे पे, कौन से पौधे पे प्रयोग किया? उद्यान मटर पे, ठीक है, जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। एक जंगली मटर भी होता है जिसमें कार्ल कोरेंस और इन्होंने जो हैं बहुत सारे और वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, लेकिन जो उद्यान मटर है इनमें मेंडल ने प्रयोग किए थे, ठीक है। अब मेंडल ने इनमें प्रयोग किए थे कितने साल तक? 7 साल तक। तो 7 साल तो इनको ऐसे ही लग गई, ठीक है। ये भी एक असफलता का इनका कारण है, यानी कि 7 साल में तो MBBS की डिग्री हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती। तो ये लगे रहे अपने प्रयोग करने में। तो ये भी इनका एक प्रमुख वो था कि ये लगे रहे अपने काम पे, ठीक है। और 7 साल तक आखिरकार इनको सफलता मिली, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि इन्होंने मटर के पौधे पे ही क्यों प्रयोग किया? तो इसके लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में। हालांकि इतना सूक्ष्म क्वेश्चन तो जो प्रश्न है आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मटर के पौधे पे, उद्यान मटर के पौधे पे ही इन्होंने क्यों कार्य किया। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि एक वर्ष में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये एनुअल है, ठीक है, 1 वर्ष में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद इसमें एक ही एक लक्षण कहो या विप्रयासी इसमें लक्षण मिलते हैं। विप्रयासी मतलब कि एक पौधे में बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं, जैसे इसमें लंबे भी मिल जाएंगे आपको, बौने मिल जाते हैं, लंबे बौने, और ये द्विलिंगी होता है। इस प्रकार इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो मिल जाते हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी भी हम कह सकते हैं इसमें, यानी कि इसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। तो दोनों चीज़ इसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए
इसमें आपस में स्वपरागण भी हम कर सकते हैं और परपरागण भी कर सकते हैं, तो मेंडल ने इसीलिए इसको चूज किया। उसके बाद जो है इसमें स्वपरागण हो जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें स्वपरागण होता है, तो उसमें उद्यान मटर भी है। और इसमें जो मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, तो आप इनको भी नोट करेंगे, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब ये तो हो गए इनकी असफलता के कारण, ठीक है। बाकी सफलता के कारण तो जब इनकी मृत्यु हुई तब जाके इनके एक्सपेरिमेंट सफल हुए, बाकी तो उनके लिए तो सफल ही थे। इसके बाद जो है अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप नोट करेंगे, ठीक है, नोट्स में बनाएंगे उसका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधे को चुना। अब ये लक्षण क्या हैं इनको आपने जानना है और याद भी करना है इनको, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनके जो है लक्षण लिख लेते हैं, ठीक है, लक्षण, और ये यहाँ पे लिख देते हैं लक्षण, और ये प्रभावी या अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, कौन से प्रभावी हैं कौन से अप्रभावी हैं, इनका आप अभी आगे जो इसके प्रयोग हैं इसमें इसका यूज होगा, ठीक है। अब हम इनके लक्षण ले लेते हैं, 7 लक्षण लेते हैं। सबसे पहला लक्षण इन्होंने लिया था लंबाई का, ठीक है। अब लंबाई, पौधे की लंबाई, या तो वो पौधा क्या होगा, लंबा होगा या बौना होगा, लंबा बौना, 2 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने। अब लंबा जो था वो मतलब कि जो लंबा पौधा है वो प्रभाविता का नियम शो करता है, यानी प्रभावी होगा, और जो बौना होगा वो अप्रभावी होगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने लिया था बीज का आकार, बीज का आकार, जिसमें बीज का आकार क्या था, राउंड, गोल और झुर्रीदार, रिंकल्ड, ये कैरेक्टर पे इन्होंने प्रयोग किया था। तीसरा इन्होंने बीज के रंग पे अपना प्रयोग किया, बीज का रंग इन्होंने पीला और हरा, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने फूल का रंग लिया, पुष्प का रंग बैगनी, बैगनी इन्होंने प्रभावी कहा, और दूसरा सफ़ेद, सफ़ेद इन्होंने अप्रभावी कहा, ठीक है। इसी प्रकार इन्होंने फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति यानी कि जो 2 प्रकार के इन्होंने स्थिति लिए थे, एक तो लिया था कक्षीय स्थिति, दूसरा लिया था आपका शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, ये आपने 11th में पढ़े होंगे। कक्षीय मतलब कि जैसे मान लो कोई प्लांट है, जब इसके एग्जिस से फ्लावर मतलब जो कलिका है इसके एग्जिस से निकल रहे हैं फूल, तो इसको कक्षीय बोलते हैं, ठीक है। और जब ऊपर से मतलब कि प्लांट के शाखा के ऊपर से फूल निकल रहे हैं तो इसको शीर्षस्थ बोलते हैं। छठा कैरेक्टर इन्होंने लिया था, अब पुष्प का, बीज का हो गया, पुष्प का हो गया, अब फली, जो इसके फल निकलते हैं, जो फली का रंग लिया इन्होंने। फली का रंग जनरली आपने भी देखा होगा, मटर की फली कैसी होती है, हरा, तो हरा क्या था इनका, जो था हरा प्रभावी था और पीला अप्रभावी था। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, फली का रंग और बीज के रंग में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बीज का रंग पीला प्रभावी था जबकि फली का रंग अप्रभावी पीला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है, बीज का रंग पीला और हरा। उसके बाद सातवां जो अंतिम कैरेक्टर है, इन्होंने लिया था फली की आकृति, फली का आकार लिख लो, शेप कैसा था फली का, फैली हुई और सिकुड़ी हुई, इन्फ्लेटेड और रिंकल्ड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई, ठीक है। तो इन जो 7 कैरेक्टर्स हैं इनमें मेंडल ने अपने प्रयोग करे थे, ठीक है। अब इन्हीं पर ही आपने मेंडल के प्रयोगों को समझना है, कैसे उन्होंने अपने प्रयोग करे थे।
एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए कि मेंडल ने अपने जो थे 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे। लंबाई में उन्होंने लंबा लिया था जिसको हम बोलते हैं टाल, ठीक है। और इसको हम जीनोटाइप से कैसे शो करेंगे, कैपिटल टी से, ठीक है। और बौना को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ। और हमेशा जो बौना होगा उसको हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ठीक है, ना कि डी से। इतना आपने ध्यान रखना है। चाहे आप इनको आर से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, मान लो हमने इसको आर जीन से डिनोट करा, लेकिन आप इसको जब अप्रभावी लिखोगे या बौना लिखोगे तो इसको स्मॉल आर से लिखोगे। इतना आपने ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद गोल, ये इनको राउंड बोलते हैं, और बीज का आकार इन्होंने गोल लिया और रिंकल्ड लिया था, ठीक है। बीज का रंग पीला, ठीक है, येलो प्रभावी, और हरा ग्रीन बीज का रंग। तीसरा चौथा करेक्टर लिया था पुष्प का रंग इन्होंने बैगनी लिया था और सफ़ेद लिया था। बैगनी प्रभावी, सफ़ेद अप्रभावी। फिर पुष्प की स्थिति, पुष्प कहाँ पे सिचुएटेड है, कक्षीय, एक्सल में है या एपेक्स में, जो शीर्षस्थ है उसमें है, ठीक है। उसके बाद फली का रंग हरा ग्रीन क्या है यहाँ पे, प्रभावी है। जबकि बीज, अगर ये फली है, फली हरा प्रभावी है, अगर ये बीज होता हरा तो ये अप्रभावी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार पीला यहाँ पे क्या होगा, अप्रभावी होगा फली में, और जबकि बीज पीला होगा तो प्रभावी होगा, ठीक है। इतना यहाँ पे आपने इसको नोट करना है। उसके बाद 7वां, फली का आकार फैली हुई, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेटेड और सिकुड़ी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन 7 लक्षणों पे उन्होंने अपने प्रयोग करे थे, ठीक है। अब हम जानते हैं मेंडल का प्रथम नियम, ठीक है। मेंडल के जो प्रयोग थे उनको हम देखते हैं। तो मेंडल के 2 प्रयोग थे। एक तो था एक संकरण जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। दूसरा था संकरण जिसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्लियर है। एक को मोनोहाइब्रिड और दूसरे को द्विसंकरण। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में अंतर क्या है। यहीं पर ही आप इसको समझ ले सकते हैं कि एक संकरण और द्विसंकरण में अंतर क्या है, ठीक है। एक संकरण मीन्स मोनो मीन्स 1 और डाई मीन्स 2। अब 1 और 2 क्या हैं, ये है कि जब मेंडल ने एक ही लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया था, एक लक्षण क्या है, देखिए मेंडल ने टोटल कितने लक्षणों पे प्रयोग किया था, 7, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, 7 लक्षण, ठीक है। 7 लक्षण, लंबाई, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग और फली की आकृति या आकार। तो ये 7 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण में अगर संकरण होता है, एक ही संकरण दोनों में होता है, मेल और फीमेल, तो उसको हम एक संकरण क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकरण क्रॉस, जब हम किन्हीं 2 लक्षणों के बीच संकरण कराते हैं तो उसको द्विसंकरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान इधर ले जाना चाहता हूँ। जब एक संकरण के बीच क्रॉस कराया जाता है, एक संकरण मीन्स क्या होता है, जब लंबाई और केवल लंबाई के बीच ही हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। लंबा पौधा हम मेल का ले लेते हैं या लंबा पौधा फीमेल का, और बौना पौधा, तो इन दोनों पौधों के बीच जब परागण कराते हैं, संकरण मीन्स परागण, और परागण किसे कहते हैं, जब पराग कोश से परागकणों को निकाल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। और परागण विभिन्न प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो
एक लक्षण जब केवल लंबाई ही लंबाई या बीज का आकार, कोई भी इन 7 लक्षणों में से एक लक्षण के बीच हम क्रॉस कराते हैं। और दो द्विसंकर जिसमें जैसे मान लो लंबाई ले लिया हमने या बीज का आकार ले लिया गोल और बीज का रंग ले लिया पीला, तो गोल पीला और झुर्रीदार हरा प्लांट के बीच में अगर हम परागण कराते हैं तो इस क्रिया को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात, आई होप। चलो हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन अगर लिखना है तो आपके नोट्स में सेंड कर दूंगा। एक संकरण क्रॉस बस ये लिखोगे, एक प्रकार के लक्षणों के मध्य या के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। जैसे लंबाई, ठीक है, जैसे लंबाई। अब देखिए ये लंबाई जो है, इस वाले कैरेक्टर को हम ले लेते हैं प्रभावी और अप्रभावी वाले कैरेक्टर को, ठीक है। लंबाई का प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण वाले कैरेक्टर को अगर हम लेते हैं तो प्रभावी लक्षण इसका क्या है बताइए, लंबा है, और अप्रभावी लक्षण बौना है, ठीक है। तो प्रभावी लक्षण ले लेते हैं लंबा और अप्रभावी लक्षण बौना, ठीक है। अब देखिए मान लो हमने इसको मेल प्लांट माना है, ठीक है, नर युग्मक माना है इसको हमने, यहाँ पे लिख लेता हूँ नर युग्मक। तो जो ये नर युग्मक है, ठीक है, नर युग्मक में क्या होंगे, परागकण होंगे, ठीक है। तो परागकण को हम कौन से स्थान पहुँचाएंगे, बौना मान लो ये फीमेल प्लांट है, ठीक है, ये मादा युग्मक, ठीक है, इसकी वर्तिकाग्र पर, ठीक है, इसकी वर्तिकाग्र पे तक परागकण पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम जीनोटाइप से भी डिनोट कर लेते हैं। मान लो इसको हमने कैपिटल टी माना है, ठीक है, और इसको हमने बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट किया है, ठीक है। अब ये इनको क्या बोलते हैं हम, जनक पौधे, पेरेंटल, ठीक है। तो जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच परागण कराया जाता है तो युग्मक सबसे पहले पृथक होते हैं। अब देखिए मेंडल के यहाँ पे एक संकरण क्रॉस में 2 नियम चलते हैं, मेंडल के 3 नियम हैं, ठीक है। एक संकरण जो संकरण कराए थे उन्होंने 2 कराए थे, एक संकरण और द्विसंकरण। तो उसके बाद इनके 3 नियम हैं, इन 3 नियमों को मैं ऐसे बोल देता हूँ। सबसे पहले है प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों को हम जानते हैं। अब ये स्वतंत्र जो अपव्यूहन का नियम है ये आ जाता है द्विसंकरण क्रॉस में, बाकी जो ये हैं ये आपके एक संकरण क्रॉस में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल में आप दोनों को समझिएगा। सबसे पहले पृथक्करण को समझते हैं। यानी कि पृथक्करण का नियम कहता है कि जब युग्मक अपने पेरेंटल से क्या होते हैं, पृथक होते हैं, ठीक है। यानी कि जब युग्मक परागण के बाद पृथक होते हैं तो ये इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है। पृथक्करण का नियम सेपरेट होते हैं, परागण के समय ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि युग्मक निर्माण के समय पृथक होने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है, ठीक है। अब युग्मक निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब आपने पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी आधी हो जाती है, ठीक है। मान लो इसमें 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें 46 होंगे। आदमी की बात है, जैसे मेल है तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें कितने हो जाएंगे, 23, हाफ, ठीक है, 23। तो ये पृथक हो रहे हैं गुणसूत्र, जब युग्मकों का निर्माण हो रहा है तो ये आपस में पृथक हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही मेल फीमेल में
इसमें भी आधे आधे हो जाएंगे गुणसूत्र। समझ में बात आ रही है? तो जब आधे इसके मिलेंगे आधे इसके मिलेंगे तब ये क्या होंगे 46 बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधे गुणसूत्र। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? तो ये तो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अब आगे इनको हम बोलते हैं जो है इनको हम बोलेंगे संतान, यानी कि F1। ठीक है, F1 जनरेशन इनको हम बोल देते हैं। अब आगे ये क्या करेंगे, इनमें परागण कराते हैं। मान लो ये वाले युग्मक का परागण फीमेल वाले पे कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है यहाँ पे। फिर इस युग्मक के साथ कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही सेकंड वाले का भी सेम आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ बात आ गई? तो आधे आधे गुणसूत्र के बाद ये इस प्रकार के हमें संतान मिलती हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इनका आकार कैसा होगा, इनकी लंबाई कैसी होगी, क्योंकि हमने एक कैरेक्टर लिया था। अब देखिए ये कैपिटल टी जो था हमारा लंबा था और स्मॉल टी बौना था, तो इन दोनों का मिश्रण है इसमें। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो यही कह रहा है जो हमारा प्रथम नियम है कि जब लंबा पौधा और बौना पौधा आपस में मिलते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिलते हैं, तो जो कैपिटल टी है ये अपनी प्रभाविता को शो करता है, यानी कि ये अपने प्रभावी होने का प्रमाण देता है। जबकि जो बौना पौधा है स्मॉल टी, ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, यानी कि एक रेसेसिव के फॉर्म में रहता है, अपने कारक को शो नहीं कर पाता है, छिपा रहता है। तो इसी को हम प्रभाविता कहते हैं, यानी कि जो कैपिटल टी है ये प्रभावी होगा, स्मॉल टी अप्रभावी होगा, तो इसी को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। और इसकी लंबाई कैसी होगी, लंबा होगा। ठीक है, टाल, ये भी लंबा पौधा होगा, ये भी लंबा, सभी क्या होंगे संकर लंबे। इनको क्या बोलते हैं, संकर लंबे। संकर मीन्स हाइब्रिड, दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, यानी कि ये हो गया प्योर, शुद्ध बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो इसको हम संकर पौधे बोलेंगे, हाइब्रिड। समझ में आ रही बात? हाइब्रिड मीन मिक्स, दोनों का मिश्रित स्वरूप है। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। अब मेंडल का दिमाग घुमा, उन्होंने कहा कि मैंने तो लंबे पौधे और स्मॉल पौधे, जो बौने पौधे थे, लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया था, तो आखिर ये बौना पौधा कहाँ चले गया, ये अपने लक्षणों को क्यों नहीं शो कर रहा है यहाँ F1 जनरेशन में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे स्वपरागण कराया, इनके मध्य स्वपरागण कराया। ठीक है, अब इनके मध्य मतलब कि एक ये है, एक ये है, तो इनके बीच में उन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया। अब देखिए आगे उन्हें क्या मिला, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम बोलते हैं। स्वपरागण मीन्स जब एक ही पुष्प के बीच स्वपराग, मतलब कि उसी फूल, जो कोई पुष्प है उसी पे वर्तिकाग्र है और उसी का ही परागकोश से परागकण है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्वपरागण। तो उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच संकरण कराया। ठीक है, तो युग्मक जब पृथक्करण होते हैं यहाँ पे तो क्या बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए
जो मेंडल चाहते थे वो उनको मिल गया, बौने पौधे का कारक भी मिल गया। यानी कि इनको किस फॉर्म में मिले, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं जो कि मैंने पहले बताया आपको। एक होता है लक्षण रूप प्रारूप यानी कि फिनोटाइप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। दूसरा आता है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप जीनोटाइप। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको समझना आराम से कि लक्षण, अब इनके लक्षण कैसे दिख रहे हैं, इनकी लंबाई किस प्रकार की है। लंबाई जो कैपिटल टी है, ये प्योर हमने जो यहाँ पे लिया था, देखिए शुद्ध लंबा हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, शुद्ध लंबा भी लिख सकते हैं आप इसे, या खाली लंबा भी लिख लीजिए, टाल। दूसरा कैपिटल टी, ये क्या मिला हमें, संकर लंबे। ठीक है, जो कि हमें F1 जनरेशन में मिले थे सभी, तो वो यहाँ पे भी मिल गए हमको, संकर लंबे पौधे। ठीक है, उसी प्रकार से हमें 25% फिर संकर लंबे मिले, और जो 25% हैं ये हमें मिले शुद्ध बौने। ठीक है, शुद्ध बौने पौधे F2 जनरेशन में, जो कि हमने यहाँ पेरेंटल में लिए थे। तो तब जाके मेंडल का ये प्रयोग पूरा हुआ। ठीक है, समझ में बात आई आपकी। यहाँ पे क्यों नहीं शो करा इसने, क्योंकि जो लंबे पौधे ने बौने पौधे के जो लक्षण थे उनको छुपा दिया, यानी कि इसने अपनी प्रभाविता दिखाई। समझ में बात आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इसमें लक्षण प्रारूप क्या होगा, F2 जनरेशन में लक्षण प्रारूप क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कितने लंबे पौधे हैं। अब चाहे संकर भी हैं तो लंबे, तो यानी 3 लंबे मिले, 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3:1। ठीक है, एक बौना मिला। ठीक है, यानी कि लंबे 3 हैं और बौना 1 है, बौने पौधे 1 है। तो ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। अब अगर हम जीन, क्योंकि प्लांट के अंदर जीन होंगे वो तो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन उनको किसी सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको जीन बोलते हैं। तो ये जीन अलग अलग हैं, देखिए एक जीन इस प्रकार का है, शुद्ध लंबा। ठीक है, शुद्ध लंबा यानी कि इस प्रकार का है, टी, इसको हम 1 से शो कर लेते हैं। दूसरा, 2 हमें संकर लंबे मिल रहे हैं। ठीक है, संकर लंबे इस प्रकार से, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 ये मिल गई। तीसरा, शुद्ध बौने। ठीक है, बौने स्मॉल टी, तो ये 1 मिल गया। तो देखिए, तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, और आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से आएंगे। आगे BSc करेंगे तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। क्लियर हो गया यहाँ पर तक के आपके दोनों जो प्रयोग हैं वो क्लियर हो गए हैं, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। अगले हम नेक्स्ट डे में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि हम द्विसंकरण क्रॉस भी कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। और डायहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे, कि जब हम मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, जब हम किन्हीं 2 लक्षणों के बीच प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमने ये बीज का आकार और बीज का रंग ले लिया, गोल पीला और झुर्रीदार हरे के बीच जब संकरण कराते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।